ओके, सो अभी तक मैंने आप लोगों को बच्चों पढ़ा दिया है रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोनल कंट्रोल या हार्मोनल रेगुलेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्मोनल रेगुलेशन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिसऑर्डर्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स, ये दोनों में तीन तीन पार्ट्स हम लोगों ने देखी। आफ्टर दैट we have please be on mute. Om Pawar, please be on mute. आफ्टर दैट हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस भी डिस्कस किया। गैमेटोजेनेसिस में मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis दोनों प्रोसेस मैंने आपको बताई। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis के मैंने कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको बताए, कैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट oocytes ये बनते हैं ये भी बताया। ओवा की काउंटिंग, पोलर बॉडी की काउंटिंग ये भी हम लोगों ने देखी, राइट। आफ्टर दैट मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया, दैट इज रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल के बीच में मैंने डिफरेंस भी अपन ने लिखा। मेंस्ट्रुअल साइकिल को ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी हमने किया, डेज वाइज भी मैंने आपको समझाया, हार्मोन वाइज भी मैंने आपको समझाया। परफेक्ट। तो वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल के या मेंस्ट्रुअल साइकिल के एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट जिस पर से क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट अब तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स अलग एग्जाम नहीं कंडक्ट कर रहा, अदरवाइज एम्स में रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टेटमेंट वाइज सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। और चूंकि इसका रेगुलेशन हार्मोन बेस्ड है, इसलिए इस पर बहुत सारे रीजन असर्शन के क्वेश्चंस बनते थे, ए एंड आर टाइप क्वेश्चंस। हालांकि अब वो शायद इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं नीट के केस में, है ना, बट उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतना ज्यादा नहीं होता, बट स्टिल हमारे लिए सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बायो का जो टेस्ट होना है रिपीटर बैच का, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी होगा। तो इस संडे जो टेस्ट लिखा जहां ह्यूमन रिप्रो है उसके साथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो दोनों चैप्टर, एक भावना मैडम जो पढ़ा रही है वो और एक मैं जो पढ़ा रहा हूँ, दोनों चैप्टर्स के टेस्ट रिपीटर बैच के होने वाले हैं, राइट। पी फेस का टेस्ट का जो है वो अनाउंसमेंट पहले नहीं किया गया है, इसीलिए इस संडे का अभी टेस्ट मुझे नहीं लगता कि वो होगा। नेक्स्ट संडे उनका टेस्ट होगा जो एवरी थर्ड संडे होने वाला है, राइट। चलिए बैक टू द पॉइंट, LH and FSH increases gradually during the follicular phase। फिर आगे हाईलाइट करेंगे, इट स्टिमुलेट secretion of estrogen by the growing follicle। उसके बाद हाईलाइट करेंगे both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle। Rapid secretion of LH called LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby release of ovum as called as ovulation। Corpus luteum secrete large amount of progesterone essential for the maintenance of endometrium। तो जहां पर ईस्ट्रोजन लिखा हुआ था उसको जहां ईस्ट्रोजन लिखा हुआ था वहां एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन, और जहां प्रोजेस्टेरॉन लिखा हुआ है उसको लिखेंगे एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी all events of menstrual cycle suspends or stop and there is no menstruation। menopause की एवरेज एज दी गई है, दैट इज 50। कमिंग टू द पॉइंट, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, डालिए हेडिंग फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सर हाँ बोलिए। सर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन एक ही है या डिफरेंट है? एच ही है वो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही है वो। ओके
यस सर। रीड कीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट। ओके, हेडिंग डालिए फर्टिलाइजेशन एंड इट्स केमिस्ट्री, द फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। Visibility is clear? Yes, sir. Perfect. परफेक्ट। मेरे साथ लिखते चलेंगे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा दे रहा हूं ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आता रहे। राइट? नंबर 1, मुझे आपको फर्टिलाइजेशन के पहले एक सीक्वेंस यदि मैं चाहूं आपको लिखाना बच्चों, जो सेक्सुअल एक्ट होता है, विच इज नॉट, लिखाऊं या नहीं क्योंकि जरूरी तो नहीं है वो, बट इवन दो कहीं ना कहीं आपको बस पता हो तो वो 3 इवेंट्स लिख देता हूं बस। सेक्सुअल एक्ट जिसमें स्टेप बाय स्टेप यदि मैं आपको कहूं तो पहला होगा इरेक्शन, द पिनाइल इरेक्शन। सेकेंड वन इज कॉपुलेशन, जिसका मुझे टेक्निकली कुछ लिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। और तीसरा सबसिडेंस ऑफ इरेक्शन। One is penile erection, another one is copulation, and the third one is subsidence of erection. ठीक है? ये जो पेनाइल इरेक्शन होगा, ये हाइड्रोलिक प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। पेनाइल इरेक्शन की जहां तक बात है तो ये किस वजह से हो रहा है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड का पूरा फ्लो उस तरफ हो जाएगा इसलिए। परफेक्ट। कोइटस की जहां तक बात है, दैट इज कॉपुलेशन वाला पार्ट हुआ, कॉपुलेशन और कोइटस। परफेक्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज सीमेन रिलीज किया जाएगा जिसमें एजेकुलेशन होगा। One more before this, ejaculation and then subsidence of erection. Subsidence of erection. Ejaculation का मतलब फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में सीमन यानी जेनेटल फ्लूइड का रिलीज किया जाए। ओके, चलिए, तो उसके बाद जब एक बार सेक्सुअल एक्ट के थ्रू, पेनाइल इरेक्शन के थ्रू, नर्वस कंट्रोल के थ्रू एक बार इजेकुलेशन हो गया यानी मेल जेनेटल फ्लूइड फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में पहुंच गया, तो मैं वहां से इसके आगे की कहानी शुरू करूं। दैट इज फर्टिलाइजेशन ओवरऑल इवेंट्स, यानी फ्रॉम द फीमेल ट्रैक्ट, विल स्टार्ट फ्रॉम द फीमेल। ओके, चलिए सर। फर्स्ट, आप बोलिए। सर, इजैकुलेशन की जगह पे इंसेमिनेशन लिखना चाहिए ना? हाँ, इजेकुलेशन और इंसेमिनेशन लिखना चाहिए, बराबर, ठीक का। क्लास मध्ये सर, संस्कृतीचाच क्लास सुरू आहे. मी नंतर बोलतो सर क्लास सुरू. इजेकुलेशन, ठीक का डॉक्टर खेड़कर, इंसेमिनेशन, क्योंकि हम जो आगे की कहानी पढ़ेंगे वो इंसेमिनेशन के आगे की कहानी पढ़ेंगे डॉक्टर खेड़कर, राइट नाउ? यस सर। ओके, तो अब मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं, मेरे साथ साथ फ्लो चार्ट बनाते चलेंगे। कैपेसिटेशन,
मेरे साथ फ्लो चार्ट बनाते चलेंगे। कैपेसिटेशन जिसे कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल ट्रैक, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल ट्रैक। by the secretion of फीमेल ट्रैक्ट। जो सीक्रेशन होता है वो कहां से हो रहा है? फीमेल के ट्रैक से जो सीक्रेशन हो रहा है उसकी वजह से उसका कैपेसिटेशन हो रहा है। ये क्यों मैंने अलग से लिखा है बाय द सीक्रेशन ऑफ फीमेल ट्रैक? क्योंकि ये भी पता रहे कि वहां के जो सीक्रेशन है वो स्पर्मिसाइडल भी है और वो प्रमोट भी कर रहे हैं जो आगे की तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है, ओके। इन total 5 to 6 hours, in total 5 to 6 hours of genital tract, पांच से 6 घंटे के दौरान, जबकि जो फीमेल वेजाइनल ट्रैक में पड़ा है तो 5 से 6 घंटे के दौरान, जो कि अल्कलाइन मीडियम है, of alkaline medium in female tract, acrosomal surface changes and cholesterol layer is removed. Visibility clear है अमृता? यस सर, क्लियर है। Perfect. Next, sperm receptors exposed. Sperm receptors exposed. अब ज्यादा क्लियर है? यस सर। ओके, हाँ कोई कुछ बोला? Binding of these receptors, मैंने कैपेसिटेशन बताया आपको। फीमेल ट्रैक का सीक्रेशन मदद कर रहे हैं कैपेसिटेशन में। वो अल्कलाइन मीडियम में 5 से 6 घंटे में ऊपर की कोलेस्ट्रॉल लेयर को हटा देता है, जो एक्टोसोम के ऊपर की लेयर। जैसी वो लेयर हटती है तो स्पर्म के कुछ रिसेप्टर एक्सपोज हो जाते हैं, फिर ये रिसेप्टर बाइंड करने लगते हैं with ZP2 and ZP3 of OA, with ZP2 ZP3 of OA. What is ZP? Anyone? Zona pellucida. Very good. Contact of कौन सा ओसाइड लिखूं मैं? आप लोग मुझे बताइए। 12th, कौन सा ओसाइड? सेकेंडरी ओसाइड। कौन सा लिखूं? सेकेंडरी सेकेंडरी ओसाइड with sperms. सेकेंडरी ओसाइड का कांटेक्ट होने लगता है स्पर्म से। जैसे ये कांटेक्ट में आता है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, ये इसलिए क्योंकि स्पर्म का जो हेड है वो थोड़ा सा कोनिकल हो जाता है, तो यहां पर एक बनेगा फर्टिलाइजेशन कोन, जिसे आप कहते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। कोन ऑफ रिसेप्शन। जैसी कोन ऑफ रिसेप्शन बना,
क्योंकि थोड़ी देर के लिए डायग्राम यदि मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से लाइक दिस, ऐसे बहुत सारे स्पर्म इस पर अडहेर हो सकते हैं और वहां पर अब लाइसिन एंजाइम का सीक्रेशन होगा जिसकी वजह से उसकी सरफेस अब डिसॉल्व होने लगेगी। ओके, स्पर्म लाइसिन्स रिलीज, स्पर्म लाइसिन रिलीज। मेजर क्या था इसमें, एनीवन? hyaluronidase. और कौन था? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और क्या था? हाइलुरोनिडेज। ओके, और जोना लाइसेंस होते हैं, उसको अपन कहते हैं एक्रोसीन्स। जिसकी वजह से स्पर्म विल पेनिट्रेट, स्पर्म पेनिट्रेट्स ओवा। नोटेड? Yes, sir. सीता, देवकी, दिशा, अमोल, नोटेड? Yes, sir. आयुष, प्रिया, नोटेड? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ऐसे स्पर्म पेनिट्रेट करेगा। मेम्ब्रेन का हमने नर्वस सिस्टम में पार्ट पढ़ा हुआ है दोस्तों। जैसे ही स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है अचानक सोडियम आयंस के लिए बढ़ जाएगी क्योंकि वो डिपोलराइज्ड हो गई। हाँ, तो मैंने इसको कह दिया ओवा मेम्ब्रेन डिपोलराइज्ड। जो अभी तक रेस्टिंग कंडीशन में पड़ी थी वो डिपोलराइज्ड होने लगती है, और जब डिपोलराइज्ड होने लगती है तो क्या एक्सपेक्ट करूंगा मैं? सोडियम का इन्फ्लक्स होगा कि इन्फ्लक्स? इन्फ्लक्स, सोडियम आयन इन्फ्लक्स। और जब तेजी से अंदर आने लगते हैं, जैसे इन्फ्लक्स कहते हैं, तो ये सोडियम इन्फ्लक्स को ही हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक। मतलब काहे का ब्लॉक? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मोर स्पर्म्स। क्योंकि जो एक बार पेनिट्रेट कर गया उसके बाद बाकी के स्पर्म को पेनिट्रेट करने से रोकना है, और बाकी के स्पर्म को पेनिट्रेट करने से रोकने के लिए तेजी से एक ब्लॉक लगता है, क्योंकि वहां पर सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है। मेम्ब्रेन जो है वो तुरंत डिपोलराइजेशन की कंडीशन से एक नई लेयर यानी विटेलाइन मेम्ब्रेन बनाने लगेगी, जो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है कि दूसरे किसी स्पर्म को एंट्री ना करने दे। बट सेम टाइम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मैंने बताए थे डायग्राम के थ्रू। इज इट? Yes, sir. लोकेशा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स release their content, cortical granules release their content between plasma membrane and zona pellucida। ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताए थे। Is it? Entry of sperm induces, कौन सा डिवीजन बाकी रह गया था? कौन सा डिवीजन बाकी रह गया था? Second mitotic. सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। डॉक्टर बशी ने बिल्कुल ठीक कहा, एंट्री ऑफ स्पर्म इंड्यूसेस सेकेंड मियोसिस। और जब होता है तो उसके बाद मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज्ड एंड फर्टिलाइज्ड। इससे क्या बन जाएगा? जाइगोट।
चेक कीजिए और मुझे बताइए क्या समझ में नहीं आया है। प्लीज चेक एंड टेल मी क्या समझ में नहीं आया है। ट्वेल्थीज क्लियर है? Yes, sir. ओके। सर अगर फास्ट ब्लॉक बनने से पहले और स्पॉन्स गए तो? क्या बोले? अगर वो फास्ट ब्लॉक बनने से पहले और स्पॉन्स गए तो? फास्ट ब्लॉक बनने के पहले स्पॉन्स तो ये ठीक उसी गेट की तरह है जैसा एक आपका स्प्रिंग वाला गेट होता है ना डॉक्टर वनवे। तो जैसे एक स्पर्म एंटर करता है तो इतना ही स्पेस होता है, वो इतना ही पेनिट्रेट करके अंदर जा पाता है, क्योंकि जब वो अटैचमेंट करता है तो इस तरह से जैसे ड्रिल होती है और यहाँ पर उसका टेल काम करता है। जैसे ड्रिल होता है, जब ड्रिल आप कर रहे होते हैं तो दीवार में जब आप होल कर रहे हैं तो उस समय उसके पीछे पीछे दूसरी कील तो जाएगी नहीं प्रथमेश। हाँ सर। अग्री? और जैसे ही वो अंदर चला गया तेजी से विटेलाइन मेम्ब्रेन जो बनती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो बनते हैं, एक तो फास्ट ब्लॉक हो गया और एक यहाँ पर मैंने लिख देना था कॉर्टिकल ग्रेन्यूल वाला पार्ट, यदि दिख रहा हो तो इसको कहते हैं स्लो ब्लॉक। एक तो फास्ट ब्लॉक होता है जिसकी वजह से सारे मूवमेंट बंद हो जाते हैं, और दूसरा डॉक्टर वनवे होता है स्लो ब्लॉक। इस स्लो ब्लॉक की वजह से भी दूसरे स्पर्म की एंट्री की कोई गुंजाइश नहीं होती, नेवर एवर, मतलब वो चांस ही नहीं होता कि दूसरा स्पर्म एंटर कर जाए। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एन एन और एन ऐसा तीन का कोई कॉम्पोजिशन बने। प्रथमेश अग्री? यस सर। कृष्णा, अथर्व, रिया, शरण्या, गौरी, गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ओके। Yes, sir. न्यूली ज्वाइन कैंडिडेट यश, ओमकार, स्नेहा, पुरानी स्नेहा, दोनों स्नेहा, गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Actually happens बच्चों, जैसे ये ओवा की मैं बात करूं तो यहाँ पर जब बहुत सारे कई सारे स्पर्म्स हैं और ओवा एक, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेल गैमेट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फीमेल गैमेट डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर ओवा एक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर देयर, बहुत सारे स्पर्म्स अडर हो जाते हैं, फिर वो मूवमेंट कर कोशिश करते हैं कि टेल की मूवमेंट से पेनिट्रेट करने की कोशिश करें, तो जो भी उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे ही एक होता है तुरंत मेम्ब्रेन पूरी सरफेस सेंसिटाइज होकर तुरंत फास्ट ब्लॉक कर देती है, यानी दूसरे स्पर्म की एंट्री की गुंजाइश खत्म, और उसके बाद कॉर्टिकल ग्रैन्यूल धीरे 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 स्लो ब्लॉक की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। परफेक्ट। एक पुराना कंसेप्ट तो ये भी कहता है, विच इज आई थिंक गिवन इन योर मॉड्यूल, एक पुराना कंसेप्ट तो ये भी कहता है कि जब ये स्पर्म और ओवा की सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आती हैं तो इनके बीच ठीक वैसा ही एक रिएक्शन होता है जैसा एंटीजन एंटीबॉडी के बीच, राइट? जैसे लॉक एंड की के साथ होता है, ठीक वैसा ही एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ होता है, ठीक वैसे ही रिएक्शन यहाँ फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। जैसे ही बहुत सारे ओवा आते हैं, कुछ ओवा कोलाइड करते हैं, जैसे कोलिजन होता है ओवा एक्टिवेट होता है और ओवा की सरफेस पर एक प्रोटीन रिलीज होता है। ओवा के सरफेस पर रिलीज होने वाले इस प्रोटीन को कहते हैं फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। उस फर्टिलाइजिंग प्रोटीन का कॉम्प्लीमेंट्री जिसके पास होगा, और ऐसा नहीं एक के पास, बहुतों के पास उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी फर्टिलाइजिंग हो सकता है, तो वही और केवल वही उसको बाइंड करे। तो ये भी एक थ्योरी कहती है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग। तो फर्टिलाइजिंग होता है फीमेल ओवा के पास और एंटी फर्टिलाइजिंग होता है मेल स्पर्म के पास। ऐसी भी एक थ्योरी, ऐसी भी एक रिएक्शन बताई जाती है। परफेक्ट। बट मैंने आपको ये सारा क्यों बता दिया? इसे कहते हैं कैपेसिटेशन। यहाँ पर जहां एक्रोजोम की रिएक्शन इसको कहते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन,
इसको कहते हैं फास्ट ब्लॉक, इसको कहते हैं स्लो ब्लॉक। कैपेसिटेशन इन कॉन्टैक्ट, cortical reaction, sorry, acrosomal reaction, then fast block, slow block, cortical reaction, and then fertilization. यदि स्टेप मेजर स्टेप वाइज आप मुझसे पूछे तो मैंने आपसे कह दिया कैपेसिटेशन इन कॉन्टैक्ट, कैपेसिटेशन कॉन्टैक्ट के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद फास्ट ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक के बाद स्लो ब्लॉक व्हिच इज कॉर्टिकल रिएक्शन, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद मियोसिस, और मियोसिस के बाद फर्टिलाइजेशन। आयुष, गॉट द सीक्वेंस? Yes, sir. Can you repeat the broadly what are the main sequence steps of fertilization? Sir, capacitation. Sir, Tell उसके बाद yes, pronounce it, capacitation and contact. लिख रहे हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं उसको लिख भी लेंगे। पहली प्रोसेस हुई बच्चों कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट। आयुष, दूसरी? Anyone? Second one is acrosomal reaction. Ayush, which one? acrosomal reaction. Acrosomal reaction. Okay. Third one, which one? Third one. Fast block. Acros- Fast block. fast block. Next one, Slow block. slow block, also known as cortical reaction. Slow block. After that, completion of meiosis 2. Completion of meiosis 2, or we should say reductional division. After that, fusion of gametes. fertilization, fusion and fertilization of gametes. After that, Zygote formation. zygote formation. Very good. कोई एक पूरी सीक्वेंस में रिपीट करेगा? Anyone? Raise your hands. Anyone? Raise your hands. जो पूरी सीक्वेंस में बताएगा स्टेप्स? खुशी. ओके खुशी, बोलिए. Capacitance and contact. Second one, Capacitation and acrosomal reaction. ठीक. Fast After block, that, very good. slow block, Very good. or cortical reaction. Meiosis 2 complete, then fusion of gametes, and then zygote. Perfect. Repeating capacitation and contact, then acrosomal reactions, then fast block, then cortical reactions, then that is also called a slow block, then completion of meiosis 2, then gamete fusion and fertilization, and then zygote formation. Perfect. Let me check NCERT. Sir, हाँ बोलिए. सर एक स्पर्म अंदर जाने के बाद वो बाकी के स्पर्म जो बाहर है तो उनका क्या होता है? एक स्पर्म क्यों बात- सक्सेसफुली अंदर चले बाकी के जो स्पर्म होते हैं उनके पास अच्छी खासी एनर्जी होती है खुशी मैडम, राइट? यस वो वहीं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है क्योंकि अब उसकी किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं बची। परफेक्ट। और ऐसा भी कई बार होता है कि इम्प्लांटेशन होने के वक्त, जब इम्प्लांट हो रहा हो, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो रहा हो 6 से 7 डेज, तो थोड़ा सा एक मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग तो नहीं, हल्का सा ब्लीडिंग या क्लॉट होता है, वो रिलीज होता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैटरनल पार्ट और एम्ब्रियोनिक पार्ट अटैच हो रहे होते हैं, तो वहां से ब्लड रिलीज होता है। और ऐसा माना जाता है कि उस समय जो हल्का सा डिस्चार्ज होता है उसके साथ भी स्पर्म्स रिलीज कर दिए जा सकते हैं, बट इतने दिन स्पर्म्स रुकते नहीं, तो वो वहीं पर डिजनरेट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। खुशी, गॉट इट? यस सर। ओके, पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पर एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इसलिए मुझे बताना जरूरी लग रहा है। पेज नंबर 51 पर जहां फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन लिखा गया बच्चों, वहां का सेंटेंस में पढ़ रहा हूं। The motile sperm swim rapidly pass through the cervix, enter into the uterus finally, ये तो ठीक है। एम्पुलर, हाँ हाईलाइट कर लेंगे, एम्पुलर इस्थमास जंक्शन, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? एम्पुलर इस्थमास जंक्शन, हाईलाइट कर लेंगे। लिखा भी आगे, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सर न्यू वाली एनसीईआरटी में एम्पुलरी रीजन दिया है।
एम्पुलरी स्टमक, न्यू वाले एनसीईआरटी में लिखा है एम्पुलरी जंक्शन या एम्पुलरी रीजन। हाँ, इस्थमस हटा दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नहीं, एनसीईआरटी में जैसा लिखा होगा, यदि एम्पुलरी लिखा है तो एम्पुलरी, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन वाला रीजन एम्पुलरी रीजन ही है, नो प्रॉब्लम। ओके, हम लोग फोकस करेंगे एम्पुलरी पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर if the ovum and sperms are transported simultaneously। ये काम का पॉइंट है अपने लिए। रिपीट कर रहा हूं, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region or ampullary stomach junction। इसीलिए फिर यहां पर एम्स का सवाल बना था, रीजन असर्शन। इसीलिए all the copulation does not lead to fertilization and pregnancy, because यदि simultaneous नहीं आया है तो सारे copulation के बाद प्रेगनेंसी होगी जरूरी नहीं, क्योंकि साइमल्टेनियसली यदि आए हैं तो वो काम हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ओके, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 में कुछ इवेंट्स दे रखी हैं, उसकी अपने को जरूरत नहीं है। एनी डाउट टिल फर्टिलाइजेशन? एनीवन, एनी डाउट टिल फर्टिलाइजेशन? सो बेटर टू गो फॉर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें मैं क्लीवेज आपको बताने वाला हूं और क्लीवेज के बाद उसका डेवलपमेंट आपको बताने वाला हूं, रिलेटेड टू और रिलेवेंट टू एनसीईआरटी। एनी डाउट टू एनीवन इन दिस? शोएब? Yes, sir. Any doubt? No. Okay, perfect. Yogesh Sardar, Yash Patel. Who is Yash Patel? Who is Yash Patel? Who is Yash Patel? मैं रिमूव कर दूंगा बिकॉज कोई आवाज नहीं आ रही है ना। आई शुड रिमूव बिकॉज नो आंसर इज फ्रॉम देयर साइड। दर्शिता सुन पा रही हैं आप? यश काकुस्ते, Yes, वेदांत, तेजस, तनिष्का, स्नेहल, स्नेहा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इस पे तो क्या ही कोई सवाल मुझे लगता नहीं कभी आया है या कभी आएगा फर्टिलाइजेशन की केमिस्ट्री पर, बट वो कैपेसिटेशन कहाँ पर होता है इस पर फ्रीक्वेंट सवाल आए, तो वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होता है। यानी फाइनल मैच्योरेशन या फाइनल डेवलपमेंट वाली जहां तक बात है मेल गैमेट की, दैट इज इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ये सवाल जरूर पूछा गया है, उसको उतना ध्यान रखना है। परफेक्ट। हेडिंग डालते हैं बच्चों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हेडिंग डालते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पेन डाउन कर देंगे, मैं आपको पूरी प्रोसेस एक साथ एट वन गो बता दूंगा और उसके बाद मैं आऊंगा आपको कि वो क्लीवेज 1 by 1 कैसे होता है ना। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बच्चों जो जाइगोट बना है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर, वो जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर एक डायग्राम बनाकर आपको बस बता दे रहा हूं।
वो जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है इसमें यदि पीजीआर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो एवरीवन नो कि दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेस और ग्रोथ और एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ। यहाँ पर इनिशियली कौन सी ग्रोथ होती है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिक ग्रोथ। कौन बोला? संस्कृति। संस्कृति। ओके। जब ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है तो बच्चों ये एक्सपेक्टेड होता है कि पहले इसमें पहला डिवीजन जो होता है वो वर्टिकल होता है, जाइगोट में होने वाला पहला डिवीजन। वैसे ध्यान रखिए कि सारे डिवीजन मतलब माइटोसिस और क्लीवेज में डिफरेंस क्या है। पहली चीज तो जो फर्टिलाइज्ड एग है या जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है उसमें होने वाले डिवीजन, किसी भी फर्टिलाइज सेल में होने वाले डिवीजन क्लीवेज कहलाते हैं। और अनफर्टिलाइज यदि है तो उसमें यदि कोई डिवीजन हो रहा है तो उसे ऑर्डिनरी डिवीजन कहते हैं, परफेक्ट या सेगमेंटेशन कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया जाएगा क्लीवेज। वो क्लीवेज कैसे होते हैं, मीरोब्लास्टिक, बुलोब्लास्टिक, वो सारा चार्ट बना होगा। क्लीवेज कैसे होते हैं, वो यॉर्क के बेसिस पर कैसे होते हैं, वो डिवीजन के बेसिस पर कैसे होते हैं, वो फेट मैप के बेसिस पर कैसे होते हैं। फेट मैप मतलब डॉक्टर्स बर्ड्स के केस में ऐसा कहा जाता है, हम लोगों ने हमारे समय तो एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते थे, एग के ऊपर की, बर्ड का जो एग होता है उसके ऊपर की वो ऊपर की कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग, जो टफ कवरिंग होती है, वो कवरिंग बहुत जेंटली हटाते थे, लेकिन पील नहीं हटती थी। उसके नीचे एक पील होती है, जैसे अनियन पे होती है वैसी एक पील होती है, उस पील को रहने देते थे। उसके ऊपर कवर स्लिप रखी जाती है और एक विशेष प्रकार के माइक्रोस्कोप के दौरान नीचे से जिसको सपोर्ट होता था, हीट दिया जाता था और उसमें होने वाले चेंजेस हम लोग देखते थे। जो नेचुरल फीमेल बर्ड उसके ऊपर बैठकर उसको हीट देती है, वो हम लोग आर्टिफिशियली ऐसे सिस्टम में देखते थे और अंदर होने वाले फेट मैप्स को आइडेंटिफाई करते थे क्या चल रहा है। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करवाए जाते, डेमोन्स्ट्रेशन भी इसका नहीं होता। तो उसमें कुछ बर्ड्स के एग ऐसे होते हैं जिसमें फेट मैप बनने लगते, यानी आप ये बता सकते हैं कि ये ब्लास्टोमियर से क्या बनने वाला है, ये गैस्ट्रुला बनाबिस में क्या होने वाला है। तो जो भविष्य के नक्शे बताते हैं उसे कहते हैं फेट मैप्स, जो एम्फीबियंस और बर्ड्स के केस में इजीली देखे जा सकते हैं एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एग। ओके, तो यहां पर मैंने आपको जो बताना है दैट इज क्लीवेज। दोस्तों, मैंने जो क्लीवेज बताना है वो माइटोटिक डिवीजन ही है, वो माइटोटिक डिवीजन ही है, बट फर्टिलाइज्ड सेल में, यही अनफर्टिलाइज सेल में होता तो मैं उसे ऑर्डिनरी डिवीजन कहूंगा। तो इसे मैं कहूंगा कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन और विद इन few hours वहां पर क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। पहला क्लीवेज जो होता है वो वर्टिकल होता है। पहला क्लीवेज जो वर्टिकल होगा वो इस सेल को दो सेल में डिवाइड करेगा। पहला सेल जो डिवाइड हुआ, पहली सेल के बाद दूसरा भी डिवीजन होता है, थोड़ा छोटा बनाता हूं ताकि जल्दी बन जाए। दूसरा भी डिवीजन होता है लेकिन पहले के वर्टिकल पे होता है, क्योंकि तब तक वो घूम चुका होगा। तो ऐसा नहीं समझे कि हॉरिजॉन्टल, और यही सवाल होता है कि पहले दोनों डिवीजन वर्टिकल होता है, यानी पहला वर्टिकल, दूसरा 90 डिग्री टू द फर्स्ट, सो अगेन इट इज वर्टिकल। और फिर ऐसे कंटिन्यूअस सेल्स बढ़ने लगती हैं और 1 से 2, 2 से 3, पहले में 2 सेल, दूसरे में 4 सेल, तीसरे में कितनी बनेंगी? 8 8 बनेंगी कि 6 बनेंगी? 8 8 कैसे बन सकती हैं? 6 8 कैसे बन सकती हैं? बनेंगी तो 8, लेकिन कैसे बनेंगी? तो पहला डिवीजन वर्टिकल होता है, दूसरा भी 90 डिग्री टू द फर्स्ट होता है, तीसरे से ये स्पाइरल शुरू हो जाते हैं और इस तरह से डिवाइड होते हैं। तीसरे में 8 हो जाती है, फिर 8 के बाद 16 हो जाती है, 16 के बाद 32 हो जाती है, लाइक दिस। तो इस तरह से क्या होने लगता है बच्चों, कंटिन्यूअस डिवीजन, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, यानी पावर के फॉर्म में ये पढ़ने लगता है। और जो पावर होती है वो उतने नंबर का क्लीवेज बताता है। तो फिफ्थ क्लीवेज में बहुत पुराने समय में ये सवाल आया करता था, 2012-13 में जब नीट शुरू हुआ था कि हाउ मच क्लीवेज डज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 32 सेल्स। इसमें बनने वाली हर सेल राइट फ्रॉम डे 1, जाइगोट में जो पहला डिवीजन हुआ था तब से लेकर आपके जन्म तक, इवन आपके जन्म के पश्चात अभी भी यदि कहीं पर वोंड हीलिंग होनी है, कोई घाव भरना है, तो वहां पर सेल जो बनती है उसे ब्लास्टोमियर ही कहा जाता है।
तो यहाँ पर ये जो पहली सेल से लेकर कभी भी जो सेल बन रही है उसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। ब्लास्टो मीन्स फॉर्मिंग और क्लास्टो मतलब डिस्ट्रक्टिंग। ब्लास्टो मतलब फार्मिंग और क्लास्टो मतलब डिस्ट्रॉइंग। तो ब्लास्टोमियर की ये सेल बनने लगती है। ये चाहे जितनी भी सेल बन जाए ये ब्लास्टोमियर की ही सेल्स कहलाती है। परफेक्ट। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला बनता है। जब ये 2 सेल स्टेज थी, 4 सेल स्टेज हुई, इनके बीच में 8 to 16 यानी 8 to 12, आइडियली 8 to 12 के बीच में इस वाली सेल में इसे कह दिया जाता है मोरुला। सवाल ये उठता है कि फिर मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला में डिफरेंस क्या है? तो मोरुला एक सॉलिड बॉल है। मोरुला एक सॉलिड बॉल है। ये पुराने क्वेश्चन है, अब नहीं पूछे जाते, बट आपको पता है कि मोरुला एक सॉलिड बॉल है जबकि ब्लास्टुला एक हॉलो बॉल। वो कैसे? तो वो एक डायग्राम से मैं आपको बताता चलूंगा। मैंने सीक्वेंस अभी केवल आपको बताया कि इस तरह से वो बढ़ता जाएगा पावर के फॉर्म में और वो अपने डिविजन्स करता जाएगा, सेल्स उतनी ब्लास्टोमियर्स बनती जाएंगी। जब ऐसी बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, बहुत सारी ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगी, इन ब्लास्टोमियर में, अब समझिएगा ध्यान से, इन ब्लास्टोमियर्स में 2 टाइप की सेल्स होती है। एनीवन कोई बता सकता है? एनीवन? कोई बात। मेगामियर्स एंड माइक्रोमियर्स। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो ब्लास्टोमियर बनती जा रही है, सेल्स बनती जा रही हैं, तो 2 टाइप की सेल्स बना रही है। एक बनाती है मेगामियर एंड वन इज माइक्रोमियर। मेगामियर जो है वो कंपैरेटिवली फ्लैट और लार्ज होती है और माइक्रोमियर जो कंपैरेटिवली ओवल और स्मॉल होती है। मेगामियर जो है वो टुवर्ड्स पेरिफेरी जाती है, टुवर्ड्स पेरिफेरी, और ये टुवर्ड्स सेंटर आती है। जो पेरिफेरी की तरफ जाती है वो फ्लैट और लार्ज मेगामियर है। जब मेगामियर डिवाइड होती है, ऑन द डिवीजन ऑफ मेगामियर देयर विल बी 1 मेगा and 1 micrometer, whereas at the division of micrometer there will be 2 micrometers. Can you tell me कि after some divisions which cells will increase or which cell will be more in number, megamer or micromer? Micromer. Micromer. That means what we expect in this diagram, कि this micromer will start accumulating here in the central part, क्योंकि वो जो माइक्रोमियर होती हैं इनका दूसरा नाम होता है सेंट्रल सेल मास। सेंट्रल सेल मास, क्योंकि वो सेंटर में पोजीशन लेती है, और इसको कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। कोई बता सकता है व्हाई दे आर ट्रोफोब्लास्ट? थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ट्रोफो मींस न्यूट्रिशनल, ऐसी सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइडर हैं, इसका एम्ब्रियो बनाने में कोई रोल नहीं है, नो रोल इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस हो रहे हैं बोलने में, जिसे मैं लिखाऊंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे उतना ही लिखाना है जितना एनसीईआरटी में दिया गया, लेकिन ये समझना जरूरी है आप। परफेक्ट। तो मैं समय दूंगा नोट करने का, अभी नोट करने की गाई मत कीजिएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि जब वो जाइगोट था वो डिवीजन करने लगा तो सेल्स बनने लगी, सारी सेल्स को ब्लास्टोमियर कह दिया। 2 टाइप की सेल्स बनी, मेगामियर्स, माइक्रोमियर्स। मेगामियर्स बड़ी हैं, पेरिफेरी की तरफ हैं, माइक्रोमियर्स छोटी हैं, सेंटर की तरफ। जो पेरिफेरी की तरफ हैं जिनका नाम ट्रोफोब्लास्ट है, दे आर न्यूट्रिशन प्रोवाइडर। अब वो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइडर है उनका एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं, जबकि माइक्रोमियर्स एम्ब्रियो फॉर्मिंग सेल्स, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। चलिए, so since we expect कि every time when it divides, number of micromeres increases, then megameres, but obvious one can expect कि this micromere will create a pressure on megamere. स्नेहा, दोनों स्नेहा, तीनों स्नेहा, agree? Yes, sir. Yes, sir. Micromeres are more in number, so when they keep on expanding, जैसे ये बढ़ता जाएगा तो they will create a pressure on megamere. This pressure on megameres make it more flat. Make it more flat, और चपटी होती जाएंगी। बराबर। जब ये सब चपटी होती जाएंगी बच्चों, तो उसके बाद एक और स्टेज यदि आ जाए
तो जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मुझे सडनली ध्यान आया, जब आप बच्चों आटा भिगोते हैं, जब आटा भिगोया जाता है तो आटा भिगोते समय फिंगर के बीच में जब आटा भीग जाए, पूरी तरह से अच्छा हो जाए, जब आप उसको प्रेस करते हैं, बहुत प्रेशराइज करते हैं, पहले तो ये कैसा था, ये फ्लैट हो गया था क्योंकि इधर पे प्रेशर, जब आपने आटे के ऊपर हाथ रखा तो ये फ्लैट था, वो जो सूखा आटा था उसके रखोगे तो वो फिंगर्स अंदर चली गई, लेकिन जो भीगा हुआ आटा है उसके ऊपर तो आप हाथ ऐसे रखेंगे क्योंकि फ्लैट हो गया। लेकिन उसको यदि आप प्रेशराइज करें या वो आपको प्रेशराइज करें, उस कंडीशन में यहां से बाहर निकला, और जो आटा बाहर निकल आएगा आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपकी पाम यानी मुट्ठी एम्प्टी होगी, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि इसमें होने लगता है और एक कैविटी बनने लगती है, जिस कैविटी में साइड की सेल तो थोड़ी सी फ्लैट होती है और अंदर पर कुछ छोटी छोटी माइक्रोमियर्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं। आई होप स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। This becomes more and more flat like this. ये फ्लैट होती जाती हैं और अंदर एक कैविटी स्पेस बनाकर, इसको कहते हैं स्पेस, और इस कैविटी का नाम एनीवन? ब्लास्टोसील। जो ब्लास्टोसील है वो कैविटी है जो ब्लास्टुला की कैविटी, मतलब यदि यहां पर कैविटी बन जाए तो इसका कैविटी का बनना ही कहलाता है ब्लास्टुला स्टेज का आना, इसीलिए उसे कहते हैं हॉलो। जबकि मोरुला कैसा था? सॉलिड बॉल। मोरुला सॉलिड बॉल था, ब्लास्टुला कैसा बना? हॉलो बॉल। इसलिए ब्लास्टुला और मोरुला का सबसे बड़ा डिफरेंस कि वहां पर एक हॉलो कैविटी होती है। कैविटीज अभी और बनेगी, लेकिन जहां पहली बनी वो ब्लास्टोसील। अब बात को समझिएगा, यहां तक कोई तकलीफ किसी को? यहां तक कोई तकलीफ किसी को? एनीवन? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। No hands are raised and no doubts. Perfect. चलिए, विवेक, विशाखा, विराज, वेदांत, वेद, वैभव, तनिष्का, स्नेहल महाजन, ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अमृता, Yes, मानसी, sir. क्लियर? Yes, sir. कुमुद, काजल, Yes, sir. निकिता, संस्कृति, डॉटेड? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि जब एक कैविटी बन जाती है तो इस कैविटी को यदि मैं इसके बाद का एक स्ट्रक्चर बना दूं ताकि आपको सीक्वेंस में इजी रहे, इसके बाद ये स्ट्रक्चर बनना था, ये स्ट्रक्चर बनना था, तो वही स्ट्रक्चर यदि मैं बना दूं like this. Perfect. अब यहां पर जो स्ट्रक्चर बना है बच्चों, इस स्ट्रक्चर पर जो ये ब्लास्टोसील की ओपनिंग होती है, इसका नाम एनीवन? ब्लास्टोपोर। इसका नाम हुआ ब्लास्टोपोर। जो ब्लास्टोसील की कैविटी है उसकी ओपनिंग हो गई ब्लास्टोपोर। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टोपोर? एनीवन? चलिए, ब्लास्टोपोर जो होता है बच्चों, इससे बनता है ऑल दी openings in developing embryo. In developing embryo, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें माउथ, लिप्स, एनल पोर, तो ऐसे बहुत सारी ओपनिंग्स बनने का काम होता है ब्लास्टोपोर से। मैंने अभी आपको फेट मैप बताया था ना,
तो जहां पर ये ब्लास्टोपोर बनता है वहां पर ये माना जाता है कि वहां से पूरे बॉडी की ओपनिंग्स का फॉर्मेशन होने वाला है। इसके बाद आगे यदि मैं बढ़ता हूं बच्चों, तो इसी स्टेज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। फिर से मैं बार बार गोला बनाने के बजाय इस कैविटी को मैं इसको लिख देता हूं पहले, हॉलो ब्लास्टोसील, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये हॉलो है और मोरुला कैसा है, सॉलिड बॉल। जब यहाँ पर कैविटी में ये हॉलो बॉल बन जाती है तो डिवीजन होने लगता है, माइक्रोमेयर फिर डिवाइड होने लगती है, 2 माइक्रोमेयर, और अब मेगामेयर की डिवीजन की कहानी नहीं पड़ रही है, माइक्रोमेयर डिवाइड होके अंदर पेनिट्रेट करने लगती है। तो अंदर की तरफ अब केवल कैविटी बनाता हूं, अंदर की तरफ कुछ लेयर बनने लगती, उस पहली लाइन को कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक, उस पहली लाइन को कहते हैं बच्चों प्रिमिटिव स्ट्रिक। उस प्रिमिटिव स्ट्रिक से एक्चुअली बनने वाली हैं 3 लेयर्स। एनीवन बता सकता है कोई? प्रिमिटिव स्ट्रिक, एनीवन? 3 जर्मिनल लेयर के नाम बता सकता है कोई? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। कौन बोला? स्नेहल। नेहाल। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, दीज आर दी 3 जर्मिनल लेयर्स जिससे डिफरेंट ऑर्गन्स बनने वाले हैं। एक्टो से, मीजो से और एंडो से डिफरेंट ऑर्गन्स बनने वाले हैं। तो यहां तक लाकर मैंने आपको छोड़ा, लेकिन ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक मैंने आपको बताई, जब ये कैविटी पूरी तरह से भर जाती है, इनफैक्ट उसको मैं इतने जल्दी यहां लाने के बजाय, क्योंकि बीच का आपको एक और स्टेप मुझे बतानी पड़ेगी, जब ये लेयर बनने लगती है तो फिर से ये कैविटी फुलफिल हो जाती है और ये फिर से स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है। लाइक दिस, परफेक्ट। और इसके अगले स्टेप में, चूंकि ये जो ब्लास्टुला हुआ, ब्लास्टुला बनने के बाद ब्लास्टोसिल की जो कैविटी बनी, इसे मैंने कहा ब्लास्टुला। अब वो ब्लास्टुला के बाद एक बीच की इंपॉर्टेंट चीज मैंने बतानी थी, इसलिए उसे मिटाया। अब ये इम्प्लांटेशन का नंबर आने लगा। फर्टिलाइजेशन के कुछ घंटे बाद क्लीवेज शुरू, और जो आइडियली थ्योरेटिकली कहता है 7th डे, 7वें दिन से, 6ठे से 7वें दिन, 6 से 7 दिन के अंदर वो इम्प्लांट होने लगा। तो इम्प्लांट क्या होता है? ये ब्लास्टुला स्टेज ही इम्प्लांट। और जैसे ये इम्प्लांट हो जाता है, अभी तक उसमें कोई ऑर्गन नहीं बने थे, अभी मैंने बताया 3 लेयर ही अभी नहीं बनी थी, तो उसके अंदर अभी सिर्फ सेल्स, माइक्रोमियर्स, मेगामियर, ब्लास्टोमियर्स, ये सेल्स बनती जाए। एक बार वो मदर की बॉडी से अटैच हो जाए, इम्प्लांट हो जाए, तो उसके बाद फिर उसमें एक नई प्रोसेस शुरू होती है जिसे ऑर्गेनोजेनेसिस है। लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस की शुरुआत होती है दोस्तों गैस्ट्रुला से। तो मैंने मोरुला तो बता दिया था, ब्लास्टुला भी बता दिया, गैस्ट्रुला बताने के लिए मैं थोड़ा सा वापस आया, और यहाँ पर फिर वही सेम कंडीशन बनेगी, और फिर एक हॉलो कैविटी बनेगी, पेरीफेरी की तरफ फ्लैट सेल्स, अंदर की तरफ सेंट्रल सेल मास। लेकिन अब की बार जो कैविटी है उसको कहते हैं गैस्ट्रोसील। कोई मुझे बताएगा गैस्ट्रोसील का दूसरा नाम? एनीवन? आर्केंटेरॉन। आर्केंट्रॉन, इसे कहते हैं गैस्ट्रोसील, दैट इज आर्केंट्रॉन। ये जो आर्केंट्रॉन होता है बच्चों, ये गैस्ट्रोसील क्यों कहते हैं? गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट रिलेटेड टू गैस्ट्रिक, इट इज गैस्ट्रो मतलब होता है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स टारगेट। मूवमेंट टुवर्ड्स टारगेट। अब मूवमेंट टुवर्ड्स टारगेट मतलब क्या? सोचिए ना, जस्ट इमेजिन कि हम केवल एक छोटा सा गोला थे, पूरा जाइगोट था। ऐसा तो हुआ नहीं ना कि कान पहले कहीं बन गया फिर जाकर अटैच हो गया, नोज बन गई फिर जाकर अटैच हो गई, आईज बन गई फिर जाकर अटैच हो गई। वो तो वहीं की सेल डिफरेंशिएट होती रहती है, ओवरलैप करती रहती है और वहां पर डिफरेंशिएशन करती है, और जब डिफरेंशिएशन हो जाए तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ब्लास्टुला के बाद जब गैस्ट्रोसील बनती है तो इसके अंदर अब सेल अपने अपने टारगेट की तरफ मूव करती है, यानी एम्ब्रियो में जो जहां बनना है वो सेल वहां जाकर उस स्ट्रक्चर को बनाती है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कान बन गया फिर कान फ्लो करते हुए जा रहा है और चिपक जा रहा है ना। तो वो जो मूवमेंट है वो सेल का मूवमेंट है ऑर्गन बनाने के लिए, एक मॉर्फोलॉजी को अटेन करने के लिए, एक स्ट्रक्चर को अटेन करने के लिए। इसलिए उन मूवमेंट्स को कहते हैं गैस्ट्रुलर मूवमेंट, उन मूवमेंट्स को कहते हैं
गैस्ट्रुलर मूवमेंट, गैस्ट्रुलर मूवमेंट्स, और उसी का दूसरा नाम मॉर्फोलॉजी के लिए जा रहा है ना, तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। और इस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को बताने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी बता दूं, एक होती है इपीबोली और एक होती है एम्बोली। इपीबोली एंड एम्बोली, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स थ्रू विच सेल्स अटेन देयर मॉर्फोलॉजी। कैसे? भाई एक सेल में, यहां मैं बात करूं, एक सेल यहां से यहां जाना चाहती है, ये सेल यहां से यहां जाना चाहती है, तो दो तरीके, या तो ये सेल इन सबको ओवरलैप कर ले और वहां तक पहुंच जाए, साइज बढ़ा लेगी ना। भाई मुझे बेंच नंबर 1 से बैठे हुए बच्चे तक बेंच नंबर लास्ट के बच्चे तक जाना है, तो दो तरीके, या तो मैं उनको ओवरलैप कर लूं या तो उनको इन्वॉल्यूट कर लूं। ओवरलैप कर लूं मतलब मैं अपनी सेल को उसकी सेल के साथ मर्ज करके उसको ओवरलैप कर लूं, तो मेरा साइज बाय डिफॉल्ट वहां तक हो, फिर दूसरी बेंच, फिर थर्ड बेंच, फिर फोर्थ बेंच, और ऐसे करते करते ओवरलैपिंग मोड में सेल लेती जाती। दूसरा तरीका यह है कि दूसरी सेल, नेक्स्ट सेल इन्वॉल्यूट हो जाती है, अंदर एम्बेडेड हो जाती है, धंस जाती है पहली सेल में, तो पहली सेल का साइज बढ़ जाता। बात वही है, बट एक ओवरलैपिंग मोड है, एक इन्वॉल्यूटरी मोड है। तो जो ओवरलैपिंग है उसका नाम सोच सकते हो क्या होगा? जो ओवरलैपिंग है, एनीवन? ईपी। डोमिनेटिंग होता है ना, जेनेटिक्स में मैंने बताया था, ईपी होता है डोमिनेटिंग, ओवरलैपिंग। तो ये मूवमेंट होती है ओवरलैप और ये होती है इन्वॉल्यूट। परफेक्ट। और ऐसी मूवमेंट के बाद वहां पर जो लेयर्स बनती हैं, वो पहले तो प्रिमिटिव स्ट्रिप बना दूं, जो लेयर बनती है उसे कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिप, यानी आधी रेखा, सबसे पहली बनने वाली लाइन, जिसने कि प्लांट के टिश्यू कल्चर के केस में भावना मैडम आपको पढ़ाएंगी कैलस, जैसे उसमें कैलस बनता है, इसमें प्रिमिटिव स्ट्रिक बनता है, और उस प्रिमिटिव स्ट्रिक से 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और फिर इससे डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। परफेक्ट। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, मैं फ्लो चार्ट बनवाऊंगा आपसे, डोंट वरी, फ्लो चार्ट बनवाऊंगा, लेकिन मैंने समझाने के लिए बताया। सो आई एम गोइंग टू रिवाइज, रिपीट। पहला जाइगोट, फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल 2 cells, second division 4 cells 90 degree to the first, third division successively now 8, 16, 32. So after 5 cleavage the cell number will be 32. Perfect. इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें 2 डिविजन्स, 2 सेल्स बनेगी, एक मेगामियर एक माइक्रोमियर। जो मेगामियर होगी वो हर डिवीजन पे 1 मेगा 1 माइक्रो, जबकि माइक्रो जो है वो 2 माइक्रो, so that number of micrometers will keep on increasing. If number of micrometers keep on increasing, so they will pressurize more on the peripheral cell, so it become more flat and flat and flat. Perfect. And they start performing nutritive functions. क्योंकि उनका एम्ब्रियो में कोई काम नहीं। परफेक्ट। परफेक्ट। वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने वाले, एमनियन, कोरियन, एलेंटोस। एम्ब्रियो में जिसका काम है वो कौन? सेंट्रल सेल मास, वो माइक्रोप्लेस, वो अंदर की तरफ जमा हो जाती है, प्रेशराइज करती है, सडनली स्पेस बन जाता है जैसे ब्लास्टोला या ब्लास्टोसील, उसके बाद फिर से भर जाती है, फिर स्पेस बनता है, गैस्ट्रोसील जिसे आर्केंट्रॉन कहते हैं, वहां पर गैस्ट्रुलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है टू अटेन द मॉर्फोलॉजी, सो कॉल्ड एज मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। और वो 2 टाइप की, इपीबोली और एम्बोली, या तो इन्वॉल्यूटरी या तो ओवरलैपिंग। दोनों ही तरीके से करने पर 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जिससे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनने लगे। प्लीज चेक, कोई डाउट हो बोर्ड पर तो मुझे बताइए। नोट करने की बात तो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, डोंट वरी अबाउट इट। प्लीज चेक, कोई डाउट हो तो मुझे अभी बताइए। सर हाँ बोलिए। सर ये जो क्लीवेज 5 क्लीवेज होने के बाद मोरोला बनेगा, मोरोला के बाद ब्लास्टोमस बनेगा, और उसके बाद ग्रेस्टुला बनेगा। यस यस, लिखा ना बेटा, पहले मोरुला बना, मोरुला के बाद ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बना, गैस्ट्रुला के बाद एम्ब्रियो बना, तो स्टेप लिखवाऊंगा अभी आप।
ओके सर। ओके नोट करने की जरूरत नहीं, नोट तो मैं करवा दूंगा, आप तो कंसेप्ट पकड़ने पर ध्यान दो। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दी, पहले तो मैं स्टेप्स लिखाऊंगा आपको, और स्टेप्स लिखाने के बाद जैसा कि अभी इसका सवाल आया मानसी का, स्टेप्स मैं आपको लिखवा देता हूं। आफ्टर दैट स्टेप्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने लगेंगे क्या वो स्टेप्स हैं, और आपको लिखने के लिए मैंने इमेज ऑलरेडी शेयर कर दी है, सो वहां पर दिक्कत नहीं जाएगी। क्लास में 1:30 Okay, so as far as steps are concerned, बोलते चलिए, सबसे पहली स्टेज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद मैं सबसे पहली स्टेज क्या लिखूं? एनीवन? Geometrical growth. अरे पहले क्या लिखूं दोस्तों? zygotic cleavage, जाइगोट के बाद क्या लिखूं? क्या ही फर्स्ट बोलना क्लीवेज, पड़ेगा। ठीक है, मतलब स्टेप्स की बात करते हैं। क्लीवेज, क्लीवेज के बाद क्या लिखूं? मोरुला के बाद क्या लिखूं? कोई आवाज नहीं आ रही है। मोरुला के बाद क्या लिखा मैंने? ब्लास्टुला के बाद क्या लिखूं? gastrula, गैस्ट्रूला। हाँ, पहले ब्लास्टोसिस्ट लिखना जी। ठीक था, कौन बोला? रोहन, ठीक बोले डॉक्टर खिड़कर। पहले लिखना चाहिए मैंने ब्लास्टोसिस्ट, मतलब कवरिंग बन गई, अटैचमेंट। ब्लास्टोसिस्ट के बाद डॉक्टर खिड़कर क्या लिखूं? इम्प्लांटेशन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या लिखूं? गैस्ट्रुला, वेरी नाइस। गैस्ट्रुला के बाद क्या लिखूं? ऑर्गेनोजेनेसिस, वेरी गुड, ऑर्गन्स बनने लगेंगे, बहुत ही बढ़िया। ऑर्गेनोजेनेसिस, वेरी नाइस। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद क्या लिखूं? अभी फीटस बनेगा सर। अभी फीटस बनेगा क्योंकि ऑर्गन बनने लगे। इसको मैं पहले लिख देता हूं एम्ब्रियो। हालांकि एम्ब्रियो इसको भी कह देते हैं, लेकिन अपन इसको अभी ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, इम्प्लांट कहते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? फीटस। फीटस के बाद क्या बनेगा? डिलीवरी, फीटस के बाद, फीटस के बाद कुछ भी नहीं फीटस के इसके बाद आगे। गेस्टेशन, मतलब ये सब गेस्टेशन ही था पूरा। इसको यहाँ गेस्टेशन लिखने से मतलब ही नहीं, क्योंकि जब इम्प्लांट हो गया तो उसके बाद से कहानी शुरू हुई थी। कौन सी? इम्प्लांटेशन, सॉरी गेस्टेशन ना, तो इसलिए उसको वहां लिखने से जरूरत नहीं है। फीटस के बाद लिखते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद क्या होगा? infant, newly born. Fancy. Now steps are clear. yes sir, अमृता, अदिति, लोकेशा, शरण्या, प्रिया, Clear है sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir.
ओके, अब बच्चों जो आपको लिखना है उसको मैं इस फाइनल कॉल, एनी डाउट टू एनीवन? फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज, ऐसे चलते रहेंगे 32 सेल स्टेज, फिर मोरूला, मोरूला बन गया सॉलिड बॉल, फिर कैविटी बन गई हॉलो बॉल, क्यों बन गई वो बता दिया, माइक्रो और मेगामियर की कहानी, फिर ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिला, ब्लास्टोसिस, फिर इम्प्लांट हो जाएगा, मदर की बॉडी से अटैच हो जाएगा, फिर गैस्ट्रुला, उसमें कैविटी बनेगी, उसमें मूवमेंट होने लगेगी टू अटेन दी मॉर्फोलॉजी, सो कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट और गैस्ट्रुलर मूवमेंट, ग्रीक भाषा का शब्द है। उसकी वजह से फिर 3 लेयर्स बनेंगी, एक्टोएंडोमेसोडर्म, और ऑर्गन बनने लगेंगे, तो ऑर्गन बनने लगेंगे तो एम्ब्रियो बन जाएगा, फीटस बन जाएगा, पार्क्यूशन होगा वो इन्फेंट कहलाएगा। परफेक्ट। I hope screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। बच्चों अभी लिखने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिए, मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी। आई होप यू रिसीव। मानसी, प्रॉपर मैंने भेज दिया है। मानसी शिवाले, मानसी मुनोट, मानसी परदेशी, हैव यू रिसीव्ड इट ऑन ग्रुप? Yes. परफेक्ट। तो क्लीवेज है बच्चों, जो ह्यूमंस है उसमें होलोब्लास्टिक और अनइक्वल। अब ये होलोब्लास्टिक और अनइक्वल से मतलब क्या है? होलोब्लास्टिक मतलब जहां पूरा डिवीजन कंप्लीट होता हो, यानी एक पेरिफेरी के एक पॉइंट से पेरिफेरी के दूसरे पॉइंट तक डिवाइड होता है, दैट इज होलोब्लास्टिक, बराबर। और अनइक्वल, अब ये थोड़ा सा इक्वल और अनइक्वल को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, बट स्टिल मैंने यहां पर इक्वल को मैंने अनइक्वल लिख दिया विद द कंसिडरेशन ऑफ मॉड्यूल पार्ट। यदि कहीं भी किसी को पढ़ने में आता है इक्वल या अनइक्वल, तो ऑथेंटिक सोर्स को हम लोग देखेंगे एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू मॉडिफाई। टिल दैट हम लोग उसको होलोब्लास्टिक अनइक्वल कह रहे हैं। रैपिड माइटोटिक डिविजन होते जाएंगे, तेजी से होते जाएंगे, बट रैपिड हो रहा है इसका मतलब क्या होगा? इंटरफेस शॉर्ट होगा, बट ऑब्वियस यदि रैपिड है तो इंटरफेस कैसा होगा? शॉर्ट। और इंटरफेस शॉर्ट तो तब हो सकता है ना जब बार बार ग्रोथ का मौका ना मिले, बार बार ग्रोथ का मौका ना मिले, तो इट इज रैपिड विद शॉर्ट इंटरफेस विदाउट ग्रोथ फेज। और यदि फास्ट हो रहा है तो डीएनए सिंथेसिस उतना ही फास्ट होगा। इसलिए कैरेक्टर्स ये पूछे जाते थे, क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते थे कि जो क्लीवेज है उसके कैरेक्टर क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ क्लीवेज। उसमें दे दिया जाता था स्लो डीएनए सिंथेसिस या फास्ट ग्रोथ फेज। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने अलग अलग फिर उसमें से नोट। रैपिड विद शॉर्ट इंटरफेस यानी विदाउट ग्रोथ फेज, कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड डीएनए सिंथेसिस। लिखने पर ध्यान ना दें, ध्यान दें आप कंसेप्ट पकड़ने पर। चूंकि रैपिड है तो जाहिर सी बात है कि सेल्स को ग्रो करने का समय तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ग्रोथ फेज नहीं हो रही है। इसलिए सेल्स जो है छोटी होती जाएंगी, सेल्स बिकम प्रोग्रेसिवली स्मॉलर। परफेक्ट। वो जो छोटी होती जाएंगी सेल्स, उसमें जोना पेलुसिडम लेयर जो है बाहर की वो इंटैक्ट रहेगी पूरे क्लीवेज के दौरान। इसीलिए कहते हैं साइज ऑफ मोरुला इक्वल्स टू साइज ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा। जो ओवा फर्टिलाइज साइज को देखो, मैं ओवरऑल साइज की बात कर रहा हूं, यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मैं अंदर के सेल के साइज को छोटा छोटा करता जा रहा हूं, बराबर। मैं ओवरऑल मोरुला का जो साइज है वो तो उतना ही है जितना फर्टिलाइज ओवा तक। और जोना पेलुसिडा के वहां लिख दिया मैंने, इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन एट एबनॉर्मल साइट। जब तक जोना पेलुसिडा है, ओवा फर्टिलाइज्ड ओवा यानी जाइगोट कहीं गलत जगह पर इम्प्लांट नहीं हो सकता। टेक्निकली वो होते हैं, वो एक्सेप्शंस हैं, वो एक अलग बात है ना, क्योंकि हम लोगों ने एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी पढ़ा है, बट यहां पर अपन बात कर रहे हैं वो जोना पेलुसिडा का फंक्शन, तो किसी गलत जगह पर एबनॉर्मल साइट पर इम्प्लांटेशन को रोक। परफेक्ट। फिर पहला क्लीवेज होता है जो वर्टिकल है, लगभग 30 घंटे के दौरान। फिर सेकंड वर्टिकल है बट 90 डिग्री टू द फर्स्ट। फिर तीसरा जो है ऑनवर्ड्स हॉरिजॉन्टल लैंटिट्यूडनल, या मैंने उसे कह दिया स्पाइरल डिवीजन शुरू होगा। और लगभग 8 सेल स्टेज 3 क्लीवेज के बाद बनती है, जो लगभग 72 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एक्सपेक्टेड। क्लियर है 12th? Yes, sir. Yes, sir. Yes.
अब क्या हुआ बच्चों, ये मोरुला बन गया क्योंकि मैंने ऐसे कह दिया सॉलिड बॉल, क्योंकि सेल्स बनती जा रही हैं। सॉलिड बॉल किसकी वजह से हो गया है लोकेश? कौन सी सेल्स बनती जा रही है अंदर की तरफ? क्या नाम बताए थे अभी? प्रिया मैडम, अंदर बनने वाली सेल्स के नाम क्या बताए थे? माइक्रोमियर। माइक्रोमियर्स एंड मेगामियर्स। तो वो सॉलिड बॉल बनता जाएगा। वो यूटेरस में पहुंच जाता है लगभग 4 से 6 दिन। 4 से 6 दिन में जब वहां पहुंच जाता है तो दो टाइप की सेल बनने लगती है। ट्रोफोब्लास्ट जो फ्लैट और लार्ज है, सेंट्रल सेल जो छोटी है, स्मॉल है, ओवल है। जो ट्रोफोब्लास्ट मैंने लिखवा दिया, डज नॉट पार्टिसिपेट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इनफैक्ट फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो अटैचमेंट में मदद करेगा। दो टाइप की सेल बनती है, मेगा और माइक्रो। मेगा से मेगा और माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो माइक्रो। सो माइक्रोमियर के नंबर बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल जैसा समझाया है वैसा लिखने के लिए दिया है, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं माइक्रोमियर्स के नंबर बढ़ते जाएंगे। जब माइक्रोमियर्स के नंबर बढ़ते जाएंगे तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा फ्लैट होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लैट होता जाएगा और सडनली बीच में कैविटी बन जाएगी जिसे कहा जाएगा ब्लास्टोसील। परफेक्ट। ब्लास्टोसील के नीचे एक चीज बतानी मुझे रहेगी बच्चों, जो ब्लास्टोपोर था, ब्लास्टोपोर तो मैंने बताया, उसके नीचे कुछ सेल्स एग्रीगेट हो जाती है और उनको कहते हैं राउबर सेल्स। एक्चुअली राउबर सेल्स ठीक उस गैस सिलेंडर के नॉब की तरह होती है जिसके ऑन और ऑफ करने से गैस सिलेंडर जलना बंद कर देता है। तो वैसे ही राउबर सेल्स के पास होता है एम्ब्रियोनल नॉब, और वो एम्ब्रियोनल नॉब इस बात का इंडिकेशन है कि भैया ब्लास्टोसील हो गई, ब्लास्टोस्टेज हो गई, अब गैस्ट्रुला का नंबर आएगा और अब एम्ब्रियो फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। परफेक्ट। तो जो एम्ब्रियन बनाने लगता है वो एम्ब्रियोनिक पोल और अगेंस्ट वाला होता है अब एम्ब्रियोनिक पोल। अब जोना पेलुसिडा धीरे धीरे थिन होने लगती है, डिसअपियर हो जाती है और प्रॉपर जगह पर जाइगोट को इम्प्लांट कर देती है। दिस अलाउज द ब्लास्टुला टू इंक्रीज इन साइज, और वो साइज बढ़ जाता है और लगभग 6वें से 7वें दिन इज एक्सपेक्टेड कि अब वो इम्प्लांट हो जाए। ब्लास्टोसिस जो है वो थोड़ा सा डीप बरीड हो जाती है एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाती है, अंदर धंस जाती है और इसके बाद शुरू होती है उनकी मूवमेंट, जिसे हमने कहा था मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। परफेक्ट। या गैस्ट्रुलर मूवमेंट। गॉट माय पॉइंट? यहां तक कोई समस्या किसी को? यहां तक कोई समस्या किसी को? स्क्रीन पर देखिए, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, क्या मैंने बताया हुआ कनेक्ट कर पा रहे हैं आप कि नहीं कर पा रहे हैं? सोच के देखिए क्या सीक्वेंस आपके कंसेप्ट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Any doubt to anyone? Any doubt to anyone? तो बच्चों यहां तक मैंने आपको बताया। यदि इसको मैं और थोड़ा सा मिनिमाइज करूं तो मैंने ओवरऑल आपको प्रोसेस बता दी, राइट फ्रॉम क्लीवेज टू इम्प्लांटेशन, राइट फ्रॉम क्लीवेज टू इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन की आगे की कहानी को सीधे सीधे जो सवाल आए हैं उतनी चीजें मैंने नोट की। मैंने आप सभी का ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है? एनीवन? ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, क्योंकि जाहिर सी बात है सेंट्रल सेल मास जो है उसके चारों तरफ है ना वो पेरीफेरी पर, तो उससे बाहर की लेयर बनेगी, अंदर जो है एम्ब्रियो बनाएगा। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है, यानी जो इससे ट्रोफोब्लास्ट जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने वाला है, वो दो लेयर बना,
एक स्प्लैंकोप्लूरिक लेयर और एक सोमेटोप्लूरिक लेयर, आउटर और इनर। परफेक्ट। इसको मैंने क्यों नहीं शेयर किया आपसे, क्योंकि इसको मैं लिखाने वाला, ठीक, मैं लिखाई देता हूं ताकि आपको समझने में भी दिक्कत नहीं जाए। चलिए, आई होप इम्प्लांटेशन तक कोई डाउट किसी को? एनीवन टेल मी? चलिए, इम्प्लांटेशन की आगे की कहानी पढ़ो। इम्प्लांटेशन तक तो आप लोग जो मैंने शेयर कर दी इमेज उसमें से लिख लेंगे। इम्प्लांटेशन ऑनवर्ड्स बहुत ब्रीफ करके एमनियन, कोरियन और एलेंटोइड्स, इन 3 लेयर को बनाकर हम लोग स्विच कर जाएंगे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। घर पर एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ये समझदार हैं थोड़े से, तो एक बार थोड़ा सा पढ़ने के बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए सर्कल बना बनाकर कि पहला डिवीजन ऐसा हुआ, दूसरा डिवीजन ऐसा हुआ, फिर ऐसा बना, फिर ब्लास्टुला बना, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनी, फिर इम्प्लांटेशन हुआ। ऐसा खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिमाग में ज्यादा बेहतर तरीके से वो बैठेगा और रटने की जरूरत नहीं। पहले से 2 सेल, दूसरे से 4 सेल, इस तरह से कोशिश कीजिएगा। तीसरे से 8 सेल, इस तरह से कोशिश कीजिएगा। परफेक्ट। यानी 2 टू द पावर, चौथे में आ गया तो 16, फिर 2 टू द पावर 16 नहीं, 4 2 का पावर 5, फिर मैंने बना दिया मोरुला, फिर मैंने बना दिया ब्लास्टुला। इस तरह से ऐसे पढ़ते चलिएगा उसको। ब्लास्टुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट, फिर इम्प्लांटेशन, फिर गैस्ट्रुला। तो मैं अभी इम्प्लांटेशन ऑनवर्ड्स आपको लेकर मैंने ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला के बाद ब्लास्टोसील बना, और ब्लास्टोसील के बाद ब्लास्टोपोर बना। उस पोर के वहां पर राउबर्स सेल्स बनी, जिसने एम्ब्रियोनल नॉब बनाया, एम्ब्रियोनल नॉब। और जो एम्ब्रियोनल नॉब बना तो वहां से क्या शुरू हो गया, वो नॉब बताता है यही स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला है, ये प्रोसेस शुरू कर देता है ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसको कि अपन बाई गैस्ट्रुलर मूवमेंट, बाई गैस्ट्रुलर मूवमेंट। तो अब ये सब कहानी होगी किसमें, इम्प्लांटेशन के बाद। तो इम्प्लांटेशन ऑनवर्ड्स अपन पढ़ना शुरू कर। इम्प्लांटेशन जब इम्प्लांट हो गया पूरी तरीके से, यानी बरीड इन दी एंडोमेट्रियम, फीटस जो है बरीड इनटू दी एंडोमेट्रियम, उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। दो अलग अलग कहानी चलेंगी। अब क्यों अलग चलेगी, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो बाहर की लेयर बनाने में जाएंगी और ये अपना ऑर्गन बनाने का काम शुरू कर देंगे। तो इधर ऑर्गन बनाने का काम शुरू कर देंगे तो प्रिमिटिव स्ट्रिक बन जाएगी, स्ट्रिक से एक्टो, एंडो और मीजो बन जाएगी। ये कहानी अंदर अलग चल रही है, मैं बाहर की कहानी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एमनियन, कोरियन और एलेंटोइड्स पता है। ठीक, ये डिफरेंशिएट होती है, ये डिफरेंशिएट होके 2 लेयर बनाती है, सोमेटोप्लूरिक और स्प्लैंकोप्लूरिक। ये सब पूछा नहीं जाता, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देके रख रहा हूँ। इम्प्लांटेशन तक बहुत सारे सवाल आएंगे जो मैंने शेयर कर दिया। परफेक्ट। जो स्प्लैंकोप्लूरिक लेयर होती है ये अंदर की तरफ की लेयर होती है, और ये जो लेयर होती है आउटर लेयर होती है। जो सोमेटोप्लूरिक है इससे बनता है एमनियन और कोरियन, इससे बनता है एमनियन और कोरियन।
और जो स्प्लेंकोप्लूरिक लेयर है उससे बनता है एलेंटोइस। वैसे तो मैं यॉक्सेक भी लिख सकता हूँ, लेकिन यॉक्सेक हमें हमें कंसीडर नहीं किया जाता, बराबर, हम लोगों में कंसीडर नहीं किया जाता, बट ठीक है, यॉक्सेक और एलेंटोइस। और सीक्वेंस यदि आप मुझसे पूछे, कोई बता सकता है? आउटर टू इनर, ये बना अपन ने जाइगोट, एम्ब्रियो, युग्सक एमनियन, पहली लेयर एमनियन, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर आउटर मोस्ट। इसलिए कभी आपसे सवाल आए तो ध्यान रखिएगा, मदर की बॉडी से, अब यहाँ पर मदर की बॉडी होगी ना, कि मदर की बॉडी से अटैच है, मदर की बॉडी से जो अटैच है, तो यहाँ पर ये मदर की बॉडी से जो लेयर अटैच्ड होगी हमारे प्लेसेंटा को क्या कहते हैं? एनीवन? ह्यूमन प्लस ह्यूमन कोरियोनिक। तो इनके बीच में विलाई फॉर्मेशन हो जाता है, वो सब अपन देखेंगे बाद में। विलाई फॉर्मेशन होता है, एक दूसरे में फ्यूज्ड हो जाते हैं और एक दूसरे में धस जाते हैं पूरी तरह से, वो अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट के बाद वहां पर कॉर्ड बन जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, एमनियन, एलेंटोइस, कोरियन। एमनियन क्या करती है? शॉक एब्जॉर्बर। एमनियन क्या है? शॉक एब्जॉर्बर। एलेंटोइस क्या करती है? एनीवन? एक्सक्रीटा रिसीव करती है एम्ब्रियो का, फीटस का। और ये आउटर मोस्ट कोरियन क्या करती है? प्रोटेक्शन प्लस मैटरनल बाइंडिंग। परफेक्ट। तो ये 3 लेयर्स बन जाती है, बस इतना आपको नोट कर लें। तो इसकी इमेज भी मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूं। एनसीईआरटी में इम्प्लांटेशन के बाद इन्होंने सीधे लेयर के बाद एक्टोएंडो और मेसोडर्म में क्या क्या उससे बनने वाला है वो बता दिया गया। तो पहले तो मैं आपको ये इमेज शेयर कर दूं ताकि आपको सीक्वेंस ध्यान रहे कि किसके बाद क्या लिखना है। ओके, और इसके बाद का सीक्वेंस में आपको क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता दूं। दो इट इज गिवन इन योर मॉड्यूल, स्टिल let me check it is given in your module. Yes. कोई डाउट है? देखिए, बोलिए। चलिए, 1 बज रहा है बच्चों। फाइनली शेयर जो मैंने किया है आपसे उस पर भी बात कर लूं ताकि आप लोग एटलीस्ट इसको कंप्लीट करके रखें। देखिए, पूरा सीक्वेंस यदि आपको समझ में आ रहा हो
तो जाइगोट बना, क्लीवेज शुरू हुआ, मोरुला हुआ, ब्लास्टुला हुआ, ब्लास्टोसिस्ट हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, गैस्ट्रुला शुरू हुआ, गैस्ट्रुला में ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हुआ, प्रिमिटिव स्ट्रिक बनी, एक्टो एंडो मीजो बना। बाहर की तरफ यदि मैं बात करूं तो इम्प्लांटेशन में जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने वाली है, वो डिफरेंशिएट हुई तो सोमेटोप्लोरिक और स्प्लैंकोप्लोरिक, एक बाहर एक अंदर। जो स्प्लैंकोप्लोरिक अंदर थी उसने योक्सेक और एलेंटोइस बनाया, जो सोमेटोप्लोरिक थी वो उसने एमनियन और कोरियन बनाया। बराबर। इस तरह से ये लेयर बनाने के बाद 3 लेयर्स जो एम्ब्रियो की पार्ट में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म से दिख रहा है स्क्रीन पर, स्क्रीन इज विजिबल आयुष? Yes, sir. एपिडर्मिस, क्यूटेनस ग्लैंड, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, आईज, आईज का रेटिना, लेंस, कॉर्निया, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि कोरोइड और स्क्लेरोटिक जो है वो मेसोडर्म से बना हुआ है। आई का कोरोइड वाला पार्ट मेसोडर्म से बना है और आई का रेटिना वाला पार्ट एक्टोडर्म से बना। मिडिल ईयर एंडोडर्म से बना हुआ है, मिडिल ईयर एंडोडर्म से बना हुआ, राइट। और डिफरेंस की और बात मैं करूं तो गट, विसरल ऑर्गन, ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन, टंग, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, ये सीधे सीधे लर्न करना पड़ेगा आपको कि ये गैस्ट्रुला से बनने के बाद 3 लेयर जो है उनसे क्या क्या बनेगा। तो ये भी मैंने आपको शेयर कर दिया। तो यहां तक आप बना के रखेंगे, मैं प्लेसेंटा से आगे की कहानी स्टार्ट करूं। यानी असाइनमेंट के नाम पर यदि आप मुझसे पूछें तो आपको राइट फ्रॉम जाइगोट आपको कहानी शुरू करनी है। जाइगोट से लेकर इम्प्लांटेशन तक का एक चार्ट मैंने शेयर कर दिया है। ट्वेल्थीज सुन रहे हैं? जाइगोट टू इम्प्लांटेशन, Yes, sir. ये एक मैंने शेयर कर दिया है आपसे, इसको नोट करना है आपको। उसके बाद इम्प्लांटेशन टू लेयर्स, ये एक नोट करना है। एक तरफ लेयर्स जो बाहर से बनने वाली हैं, और तीसरा इम्प्लांटेशन टू एक्टो, एंडो, मतलब मीजो और एंडो, ये 3 यहां तक आपको लिख के रखना, ताकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, प्लेसेंटा के बारे में कुछ बात मैं आपको करूंगा, क्योंकि 53 पेज नंबर पर एनसीईआरटी में प्लेसेंटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट, उससे निकलने वाले हार्मोन, इवन प्रेगनेंसी का टेस्ट उसी से होता है, क्योंकि उसके अलावा बॉडी में एचसीजी कहीं से नहीं निकल रहा। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक, तो एचसीजी, एचपीएल ये कब निकलते हैं, रिलैक्सिन कब निकलेगा जिससे इजी पैसेज हो जाएगा, पार्क्यूरेशन हो सकता है, कैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, थोड़ा सा हार्मोनल प्ले विद रिस्पेक्ट टू प्लेसेंटा हम लोग बात करेंगे। एंड देन फाइनली पार्क्यूरेशन, रिफ्लेक्स एंड पार्क्यूरेशन। और जब बच्चा पैदा हो जाए तो मिठाई तैयार रखिएगा, कल मिठाई खाएंगे। वेरी नेक्स्ट क्लास देयर विल बी द टाइम फॉर स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। और उसके बाद फिर आपका संडे में उसका टेस्ट होने वाला है, ठीक। एनी डाउट टू एनीवन? Any doubt to anyone? Final call. Going to close the session. Any doubt to anyone? Raise your hands. Till page number 53. I expect that आप लोग पढ़ के रखेंगे। Last 54 पेज नंबर मैं पढ़ाऊंगा और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। Then we will discuss, क्योंकि इसके बाद और 2 क्लासेस मेरी होंगी, तो एक में डीपीपी मॉड्यूल डिस्कशन हो जाएगा और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये 2 चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। केवल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और केवल ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ना उधर यदि कुछ हो भी गया होगा मैडम का तो ना वो पार्ट। केवल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, यानी मैं वैसे कहूं तो 12th का चैप्टर नंबर 4, 3, 7 और 8, चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 12th और चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12, 3 और 8, ये 2 चैप्टर का टेस्ट और रिपीटर बैच। और 12th भी इसके लिए तो रेडी रह ही सकते हैं। फुल टेस्ट का तो नहीं, सिलेबस फुल सिलेबस टेस्ट बता दिया गया है कि सिलेबस बता दिया गया है कि आपको 12th No, sir. तो अभी संडे तो नहीं होगा, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग रेडी रह सकते हैं, जिससे हमारे एक बार रिवीजन होता है।
तो वेरी नेक्स्ट क्लास पहले डीपीपी डिस्कशन, मॉड्यूल डिस्कशन एंड चैप्टर फिनिशिंग विद प्लेसेंटा, कितना काम होगा नेक्स्ट क्लास में। उसके नेक्स्ट क्लास में आपके कुछ डाउट्स होंगे तो और डिस्कस हो जाएंगे, नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, राइट। गोइंग टू क्लोज द सेशन, ऑल द बेस्ट।